एक्सटेंशन कॉफिशिएंट के बारे में हम लोगों ने क्या बताया था कि एक सोल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एप्सिलॉन से दिखाई जाती है। सोल प्रॉपर्टी है जो कोई भी मॉलिक्यूल लैम्डा वैल्यू के वेवलेंथ वाले GTH वेवलेंथ वाले लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सटेंशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। और उसको हम लोग एप्सिलॉन से दिखा रहे थे, एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय D, that was given the absorbance value, that was giving you the absorbance value, जिसमें concentration, ठीक है, ये निकाला जाता है। एब्जॉर्बेंस आप पता लगा सकते हो अगर आप प्रोटीन का स्टडी कर रहे हो, सपोज कर लो, तो 280 नैनोमीटर पे कितनी रीडिंग आ रही है ये तो पता चल सकता है ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। डी की वैल्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर ही होता है, दैट इज द डायमीटर ऑफ जो भी आपका पाथ ट्रेवल डी या डिस्टेंस पाथ ट्रेवल इज 1 सेंटीमीटर ही होता है। और एक बचता है एक्सटेंशन कॉफिशिएंट और दूसरा बचता है कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं? यस। यानी कि अगर हम लोग एक्सटेंशन कॉफिशिएंट की वैल्यू पता कर लें और अगर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू पता कर लें और डी का वैल्यू हमेशा 1 सेंटीमीटर ही डालते हैं, तो किसी भी अननोन सैंपल में, यानी अगर अननोन प्रोटीन सैंपल का आप चाहे तो कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम लोग आज ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोग एक्सटेंशन कॉफिशिएंट किसी मॉलिक्यूल का कैसे पता कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी आपके पास में न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपके पास में कोई भी प्रोटीन का एक सीक्वेंस दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी एब्जॉर्बेंस, प्रोटीन का सीक्वेंस ये है, 1 से लेकर के 10 एमिनो एसिड्स तक जो है ये प्रोटीन का सीक्वेंस दिया गया। लेट द दिव्या ज्वाइन। आवाज आ रही है दिव्या? हेलो, आ रही है सर। दिव्या से पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है दिव्या? ओके। नाउ कल के ही हम लोग टेक्नोलॉजी को प्रोसीड कर रहे हैं कि एब्जॉर्बेंस, एक्सटेंशन कॉफिशिएंट, कंसंट्रेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इन तीनों चीज़ों का एक प्रोडक्ट था। जो अगर हम पिछले वाले स्लाइड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ कि डी की वैल्यू जो है वो हम लोग हमेशा पुट करते हैं 1 सेंटीमीटर यस का, सर। ठीक है। डी की वैल्यू जो है वो हम लोग हमेशा 1 सेंटीमीटर पुट करते हैं। तो किसी भी डिवाइस में अगर प्रोटीन का एस्टिमेशन करना है कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 280 नैनोमीटर पे ए की वैल्यू तो हम लोगों को मिल जाएगी बहुत आसानी से। एब्जॉर्बेंस मान लो 0.02 या कुछ उस तरह की रीडिंग हम लोगों को मिल जा रही है। तो यहाँ जो वेरिएबल्स हैं उसमें एब्जॉर्बेंस की वैल्यू हम लोग आराम से पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हमेशा पुट ऑन किया जाएगा। अब दो वेरिएबल्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन और एक्सटेंशन कॉफिशिएंट। तो कल जो हम लोग बता रहे थे कि ये एक्सटेंशन कॉफिशिएंट किसी लैम्डा की वैल्यू पे कोई सैंपल जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे या नहीं करेंगे, ये उस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। और अल्टीमेटली हम लोगों को क्रोमोफोर्स जो है उसके बारे में डिस्कशन करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली आकर के, कि what are the chromophores that are number in, what are the number of chromophores that are found in a particular sequence। तो अगर हम लोग वापस से अगर आ जाएं, इसमें से कुछ पार्ट को अगर हम लोग इरेज करें ताकि इसको थोड़ा सा क्लियर किया जा सके। एक्सटेंशन कॉफिशिएंट और एक्सटेंशन कॉफिशिएंट कंसंट्रेशन और डायमीटर में या डिस्टेंस में अगर हम लोग एक्सटेंशन कॉफिशिएंट पता कर लें, एब्जॉर्बेंस हम लोग को बहुत आसानी से पता चल जा रहा है, प्रोटीन के सीक्वेंस से एक्सटेंशन कॉफिशिएंट पता चल जाएगा, और डी जो है वो हमेशा वैल्यू 1 दिया गया होता है। तो अगर आप इतना अगर आपको पता चल जाता है तो उस प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। सपोज कर लो कि 10 अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस दिया गया है और उसका एब्जॉर्बेंस दिया गया हुआ है। सीक्वेंस में अमीनो एसिड सीक्वेंस आपको बताया गया है कि इसमें 10 अमीनो एसिड कौन कौन से पाए गए हैं। एब्जॉर्बेंस दे करके आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं या नहीं। तो उसमें हम लोगों के पास में है एब्जॉर्बेंस
और डी की वैल्यू बहुत आसानी से पता है, हम लोगों को पता करना है एक्सटेंशन कॉफिशिएंट का कैसे पता लगाया जाए। तो वही चीज मैं बता रहा था कि अगर लैम्डा पे वेवलेंथ पे कोई सैंपल अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके अंदर में कौन कौन से क्रोमोफोर्स अवेलेबल हैं ये कंप्लीटली उस पर भी डिपेंडेंट होगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो देयर वर टू साइंटिस्ट्स जिन्होंने एक स्टडी की। देयर वर टू साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी की। एक का नाम जो है वो गिल्स एंड वॉन हाइपेल्स के नाम से जाना जाता है। इन दोनों साइंटिस्ट को गिल्स एंड वॉन हैपेल्स के नाम से जाना जाता है या हैपेल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया कि एक बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला निकाला हुआ था जिसमें उन्होंने एस्टिमेट करके बताया था कि अगर आप कोई भी प्रोटीन है और उसके सीक्वेंस का अगर इंक्रीमेंटल ई आई वैल्यू जो है, यानी कि अगर आप किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस को आप इंक्रीज करते चले जा रहे हैं एमिनो एसिड्स को ऐड करते हुए, तो उसमें जो जो एमिनो एसिड ऐड करते जा रहे हैं तो उसमें उसके एडेड एमिनो एसिड के चलते उस प्रोटीन के जो आपके मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है उसमें क्या डिफरेंस पैदा हो रहा है। तो उन्होंने एक स्टडी किया हुआ था जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आखिर ये कैसे काम करता है। नाउ in order to determine the concentration of a solution of a peptide, अब ये सिंगल लेटर डिनोशन है कि एक लेटर डिनोशन है कि सिंगल लेटर से आपके एमिनो एसिड को डिटरमाइन किया गया है या बताया गया हुआ है कि ये सीक्वेंस है आपके प्रोटीन का जो कि सिंगल एमिनो एसिड लेटर से बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो एक पेप्टाइड है जिसको वाटर में डिसॉल्व किया गया हुआ है और मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट नीडेड टू बी डिटरमाइंड। अब हम लोगों को ये पता करना है कि मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट या एक्सटेंशन कॉफिशिएंट दोनों सेम होते हैं। तो मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट या एक्सटेंशन कॉफिशिएंट जो है वो कैसे इसका एस्टिमेट करेंगे। तो मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट या एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के लैम्डा वैल्यू को चेंज कीजिएगा तो उसके एक्सटेंशन कॉफिशिएंट में भी वेरिएशन आता है, जो एक लाइन इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए हुए थे। बिकॉज ऑफ द यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ द बियर लैम्बर्ट लॉ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जो एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है नीड टू बी नोन फॉर अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स बीइंग यूज्ड इन अ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो एब्जॉर्प्शन बियर लैम्बर्ट लॉ क्या दिखाता है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो एप्सिलॉन सी और डी का प्रोडक्ट है। यही बियर लैम्बर्ट लॉ था, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट जो है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप ये पता लगा सके कि एक्चुअली में जो कॉन्सेंट्रेशन या एब्जॉर्बेंस, यानी अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन पता है तो आप उसका एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि 280 नैनोमीटर पे उसका क्या एब्जॉर्बेंस होगा। और अगर आपके पास एब्जॉर्बेंस पता है तो आप कैलकुलेट ये कॉन्सेंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। So very frequently, the biochemical research, the molar extension coefficient of a protein is estimated using the incremental epsilon I value of each absorbing protein residues that are chromophores. अब यहाँ से उनके एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल जो रीडिंग है ना वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल रीडिंग स्टार्ट हुआ कि उन्होंने क्या किया कि हर एमिनो एसिड लगभग लगभग 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन आपने बनाया था, हर एमिनो एसिड को ऐड करते चले गए और उनको पता चला कि आपके पास में जो बेसिक क्रोमोफोर्स हैं वो 3 तरह के हैं, दैट इज सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो ये तीन एमिनो एसिड्स हैं जिसका आखिर यहाँ पे ये किया गया हुआ है। उसको क्या बोल, कुछ ना कुछ मैसेज आया हुआ है, एक सेकंड बच्चे। सर मेरा नेटवर्क चला गया है, कोई नहीं। तो देयर आर सम ऑफ द एमिनो एसिड्स जिसका आपका एक्सटेंशन कॉफिशिएंट को वो लोग पहले से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं और ये चीज साफ तौर पे पता चल रही है कि जब उन एमिनो एसिड्स को ऐड किया जाता है तभी जा करके क्रोमोफोर वाले एमिनो एसिड को ऐड किया जाता है, तभी जा करके एक्सटेंशन कॉफिशिएंट में कोई वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। We are not interested how extension coefficient of a particular amino acid is calculated, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप उन क्रोमोफोर्स वाले एमिनो एसिड्स को ही अगर आप ऐड कीजिएगा तभी जाकर के आपको रिजल्ट पता चलता है कि ये आपके
एक्सटेंशन कॉफिशिएंट में वेरिएशन होना शुरू हुआ, यानी कि टोटल कितने क्रोमोफोर्स आपके टोटल कितने क्रोमोफोर्स हैं जो आपके एमिनो एसिड्स में अवेलेबल हैं, हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम उसको कैलकुलेट करें। चूंकि आपके पास में एक मोटा मोटी एक सीक्वेंस दिया गया हुआ है, लेट मी हैव द पेन, मोटा मोटी आपके पास में सीक्वेंस दिया गया हुआ है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस में ये एमिनो एसिड्स कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. Do you remember what is the single letter notification for cysteine and tryptophan and tyrosine? सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन का सिंगल लेटर ये क्या है? मैं एक बार चेक करता हूँ, जब तक मैं रिकॉर्डिंग को भी पॉज कर देता हूँ, पॉज रिज्यूम कर दे रहा हूँ। मेरा क्या, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। दीज एमिनो एसिड्स दे डू वर्क एज अ क्रोमोफोर, और कोई भी प्रोटीन सीक्वेंस में ये एमिनो एसिड कितनी बार रिपीट किए हैं, वही एमिनो एसिड्स जो हैं वो आपके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैम्डा को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं। तो कोई भी सीक्वेंस जो तुमको दिया गया है उसमें ये एमिनो एसिड्स कितनी बार रिपीट हुआ है उसको एक बार के लिए देखना पड़ेगा। नाउ summation over all the residues yields a reasonable estimation for the extension coefficient। यानी कि अगर आप ये सारे रेसिड्यूज में, पूरे के पूरे प्रोटीन में, एक सेकेंड, इरेजर, पूरे के पूरे प्रोटीन में वो एमिनो एसिड जो आपके लिए एज अ क्रोमोफोर काम कर रहे थे, वो कितनी बार अवेलेबल हैं उनका समेशन करना पड़ता है, यानी उनको ऐड करना पड़ता है। And the simplest increment system is based on the values of a Gill and Horn Whipple, Hypel। उन्होंने ही ये चीज करके देखा कि एमिनो एसिड्स को ऐड करते गए और कोई भी एमिनो एसिड जो पर्टिकुलर क्रोमोफोर की तरह काम कर रहे हैं, उनके एडिशन करते ही जो है मोलर एक्सटेंशन जो है वो इंक्रीज करते चला जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि अगर लैम्डा वैल्यू 280 नैनोमीटर पे अगर आपने सेट कर रखा है, और अगर आप सिस्टीन को, सिर्फ प्योर सिस्टीन को डालते हैं या ट्रिप्टोफैन को डालते हैं या टायरोसिन को डालते हैं, तो मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट जो है एफ या एप्सिलॉन आई जो है वो सिस्टीन के लिए 120, ट्रिप्टोफैन के लिए 5690 और टायरोसिन के लिए 1280 कैलकुलेट किया गया है। थोड़ा सा सुनने में ना मतलब अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में गिल एंड ये हाइपेल ने क्या किया कि उन्होंने सिंपली बता दिया कि अगर आपको किसी भी प्रोटीन का अगर मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट निकालना है, तो हम इंडिविजुअली आपके पास में सी, डब्ल्यू और वाई, इंडिविजुअली आपके पास में एमिनो एसिड्स का मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट आपको कैलकुलेट करके बता दिए हैं, और ये समिशन पे काम करता है। यानी कि ये एमिनो एसिड और ये एमिनो एसिड जितनी बार भी आपके प्रोटीन में ऐड हुए हैं, उनको सिंपली उतनी बार आप ऐड कर दीजिएगा, तो फाइनली आपको मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट डीएमक्यू पर मोल पर सेंटीमीटर में आपको इजिली आपको मिल जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर हम लोग क्लोजली इस सीक्वेंस को देखेंगे तो हम लोग को यह पता चलता है कि पूरे प्रोटीन सीक्वेंस में साइट सिस्टीन जो होता है वो 2 बार रिपीट किया गया हुआ है। सॉरी, टायरोसिन जो है, सिस्टीन बोल रहा हूँ, टायरोसिन जो है वो 2 बार रिपीट किया गया हुआ है, और ट्रिप्टोफैन जो है वो 1 बार रिपीट किया हुआ है। वाई और डब्ल्यू, वाई यहां 1 बार है, वाई यहां पे 1 बार है, और वाई कहीं पे है क्या? और वाई कहीं पे नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, और डब्ल्यू 1 बार सिर्फ यहां रिपीट किया गया है। तो ये क्या हुआ कि इस पूरे डिफिनेशन से आपको समझ में आया कि साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट सेट करके बताया था कि जितना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं, प्रोटीन के रिमेनिंग एमिनो एसिड्स जो होते हैं ना, वो मोलर एक्सटेंशन में कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है, बल्कि जो क्रोमोफोर्स हैं आपके पास, सिर्फ वही मोलर एक्सटेंशन में कॉफिशिएंट करते हैं। और उससे भी साधारण चीज कि हम लोग सिर्फ उसको ऐड करके पूरे प्रोटीन का मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। यानी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि टायरोसिन 2 बार रिपीट किया हुआ है, वाई और वाई, जबकि ट्रिप्टोफैन 1 बार रिपीट किया हुआ है, और सिंपली एप्सिलॉन को 1 × 5690 ट्रिप्टोफैन के लिए, दैट इज फॉर डब्ल्यू, and 2 × 1280, that is tyrosine, that is for y।
तो जितनी बार y आया उतनी बार उतना मल्टीप्लाइड बाई कर दीजिए, और जितना बार आपके ट्रिप्टोफैन आए हैं उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दीज आर द क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट, और उनके नाम पे पेपर्स भी हैं. उन्होंने ये चीज डाला हुआ था कि अगर आप इस प्रोटीन का किसी भी मेथड से मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट निकालेंगे, और अगर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो 8250 डीएमक्यू पर मोल पर सेंटीमीटर ही कैलकुलेट होगा. तो मोर और लेस हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिला है इन सब चीजों से, और हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन कमिंग फ्यूचर रिसर्च. ठीक है, देखो सिखा, अगर हम चाहें ना तो इन चीजों को ना भी पढ़ाएं तो भी चलेगा, लेकिन बायोफिजिक्स और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा पोर्शंस हैं जो हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन न तो सिलेबस का पार्ट है, ना ही उसको कभी जिंदगी में तुम्हारे ऐड किया जाएगा कि मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट का एब्जॉर्बेंस से क्या लेना देना है. क्या ये भारी है या आसान है? सर भारी नहीं है। ठीक है, इसके पहले हम आपको फिर से बता दें कि क्रोमोफोर्स जो हैं क्रोमोफोर्स जो हैं वो आपको पहले भी बता चुके हुए हैं. सो दीज आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, कैन बी आयंस, कैन बी एनी एलिमेंट दैट इज अवेलेबल इन एनी ऑफ द मॉलिक्यूल, जो आपके अवेलेबल होते हैं, और यही लैम्डा को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे होते हैं एक्चुअली में. तो अगर हम लोग को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि दैट क्रोमोफोर ही है, उसके अलावा और कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्बेंस में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है, और हम लोग को ये हो गया डिस्कशन 1. डिस्कशन 2 में है कि मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट का नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप एब्जॉर्बेंस निकाल सकें, या फिर जो बियर लैम्बर्ट लॉ है जिसमें मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट, कंसंट्रेशन और डी की वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो एब्जॉर्बेंस को डिफाइन कर रहा होता है. तो उस वक्त में अगर आप मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट और एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जान रहे हैं, डी की वैल्यू 1 पुट ऑन की जा रही है, तो उस वक्त में अगर आप चाहें तो किसी भी अननोन सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं. आपके पास में जिस प्रोटीन का आपने सैंपल बनाया है, सिर्फ उस प्रोटीन का सीक्वेंस अवेलेबल है. यू डोंट हैव एनीथिंग मोर देन द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड. मान लो बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन का एक सॉल्यूशन बनाया, और बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन का सीक्वेंस आपके पास अवेलेबल है. तो सीक्वेंस में जितने क्रोमोफोर हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, ये कितनी बार रिपीट हुआ है. हाँ या ना? यस यस उससे मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट आराम से जोड़ करके निकाल सकते हो. यस once you have calculated the molar extension coefficient या absorption coefficient, तो आपको क्या करना है, इसका एक सैंपल को निकाल करके और क्यूवेट में डाल करके 280 नैनोमीटर पे उसकी रीडिंग ले लेनी है, आपको मिल जाएगा एब्जॉर्बेंस. तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, A अपॉन एप्सिलॉन डी. यस और नो? यस सर डी की वैल्यू तो 1 है. अब एब्जॉर्बेंस जितना आया और इसकी वैल्यू जितनी आ रही है, अगर आप इस दोनों को अपना डिवीजन, सिंपल डिवीजन भी कीजिएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन पर ml में आपको वहां पे पता चल जाएगा. क्लियर है? यस सर। ठीक है. सर एक तो मिनट मिटाइएगा नहीं, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ हाँ ले लो. हो गया सॉरी सर। सॉरी 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 सॉरी, अब ले लो, मैं नीचे वाला ऑन कर दिया था. हाँ हो गया सर। ओके. सो दिस इज हाउ, ये बहुत आसानी से यूजिंग द मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट. सबसे बड़ा टेंशन यही हो रहा था कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो कल हो सकता है कि आप जब पढ़े होंगे ना, तो एप्सिलॉन को समझने में, मैं पढ़ाने के बाद भी मुझे महसूस हो रहा है कि आपको एप्सिलॉन का वैल्यू समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. ठीक है, या हो सकता है कि मैं पढ़ाया होगा लेकिन वो उतना क्लियर नहीं हुआ होगा. ठीक है. अब नाउ, अब मेरा ही इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है. नाउ सो व्हाट इज हैपनिंग कि वंस एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आपके पास मिल गई है, तो आप आसानी से मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट अगर आपके पास में निकल चुका हुआ है, तो आप आसानी से एब्जॉर्बेंस के साथ में कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. यस और नो? यस सर। दिव्या बार बार कोशिश कर रही है, बच्चा बेचारा, लेकिन क्या किया जाएगा. नो, ये है एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, या कहो कि इसका डिस्कशन है, जिस पे बेस्ड में, ये दो बॉक्सेस पे ही बेस्ड आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आ रहे होते हैं.
ठीक है, एक उसको एक दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये दोनों ही पार्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक में आपको डिस्कस करना है जब आपको जानना है कि आप किस तरीके से आप उसको कंसंट्रेशन वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज concentration of an aqueous solution of a protein is to be determined assuming, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन का डिटरमाइन करना है। अब उसमें नॉलेज ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तब आप कैसे निकाल सकते हैं, मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट अगर आपके पास में नहीं पता है तब आप कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला सवाल को पहले देखेंगे, दूसरा सवाल अभी पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि उसको पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों में क्या मिक्सअप हो रहा है। तो अगर हम लोग को एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, अगर न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू पता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरे में अगर हम लोग को एप्सिलॉन की वैल्यू पता ही नहीं है, एप्सिलॉन की वैल्यू कब पता नहीं चलेगी, जब आपके पास किसी अननोन प्रोटीन का सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है, तब आप कैसे जानिएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, जब आपको सीक्वेंस ही नहीं दिया हुआ है तो क्रोमोफोर्स कितना है वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कैसे उसको पता लगाइएगा, तो ये आपका पहला वाला जो पार्ट है अगर आपको पता है, दैट इज द ओल्डर वर्जन और ओल्डर प्रोसीड्यूर टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी प्रोटीन। और रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट अगर आपको नहीं पता है, जैसे अगर मैं अपने बैक्टीरिया का कोई प्रोटीन निकाला हूं और मुझे अगर नहीं पता है उसका सीक्वेंस क्या है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो रिसेंट डेवलपमेंट वाला ये सवाल है कि अगर आपके पास कोई भी अननोन प्रोटीन है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे पता लगा सकते हैं। द प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्योर सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द बियर लैम्बर्ट लॉ। द एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन है तो सबसे पहले उसका एब्जॉर्बेंस 280 पे, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, 280 पे उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो आप इसका पता लगाइए कि कितना आया हुआ है। एंड द मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट एट दिस वेवलेंथ नीड टू बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड। तो आप जैसे ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है उसके बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा प्रैक्टिकली, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कैलकुलेट कर सकते हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। दैट इज उसके चलते फिर आपको क्या करना होगा, ए मैंने एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय ई एंड डी, ये तो पिछले वाले में भी था, हाँ या ना? यस। ठीक है, यस सर। इसमें m को मल्टीप्लाई किया गया हुआ है, दैट इज द m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड सैंपल इन ग्राम पर मोल। यानी आपने जो भी सैंपल जिसका आप एसिड सपोज कर लो बोवाइन सिरप एल्बुमिन का निकाल रहे थे, तो आपने उसका कितना मॉलिक्यूलर मास एसिड स्पीसीज इन ग्राम पर मोल आपने उसको ऐड किया हुआ है, उसका भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां से देखो, यहां तक तो हम लोग, या अगर मैं इसको कलर कर दूं, यहां तक तो हम लोग पिछले ही स्लाइड में डिस्कस किए हुए हैं, हाँ या ना? यस सर। A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C और D, और C इज इक्वल टू A अपॉन एप्सिलॉन D, यही ना कैलकुलेट किए थे हम लोग। यस सर। ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस केस में क्या होता है कि एक चीज उन्होंने ऐड कर दिया कि इसमें अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो ये आपको सिर्फ एक वैल्यू देगा, यहाँ एसिड सैंपल का मोलैरिटी भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज गिवन इन द ग्राम पर मोल। यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान दे देना कि ग्राम पर मोल में आपके पास में वो चीज अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है तो आपको ज्यादातर चांस है आपको एप्सिलॉन की वैल्यू, एम की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू बोला जाएगा कि आप कैलकुलेट करो जिसमें प्रोटीन का सीक्वेंस ये है, उसमें ये क्रोमोफोर वाले एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, इन एमिनो एसिड का एप्सिलॉन वैल्यू ये है, आपको ये बोला जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। डी की वैल्यू हमेशा 1 डाली जाती है, एब्जॉर्बेंस और एम आपको दिया गया होगा। यानी कि कोई भी प्रोटीन जिसका एब्जॉर्बेंस 280 नैनोमीटर पे ये है, उसका मोलर जो मोलर मास जो होता है वो ये दिया गया हुआ है। तो आप एक बात बताइए कि उस प्रोटीन का सीक्वेंस ये कैलकुलेट किया गया है, इसमें ये क्रोमोफोर्स पाए गए हुए हैं, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना पाया जा रहा है। तो A मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई डी, यही आपका कैलकुलेशन का तरीका है जिसमें आप mg पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, तब जब मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट आपको पता है तब। ठीक है, यस सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं। मतलब
सब चीजें पता है तब ना। मान लो तुमको कोई बैक्टीरिया एलएस कॉलेज में या एमडीडीएम में हम लोगों ने निकाला और इस बैक्टीरिया का प्रोटीन निकाला, तो क्या इस प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग जब तक हम लोग के पास में सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है? तो नहीं निकाल सकते सर। देन इट इज कॉम्प्लिकेटेड, यस और नो? यस सर। यस। ठीक है। So what we will do, alternative of is an empirical formula known for the Warburg Christian scientist थे, उन्होंने ये निकाला that can be used without the knowledge of value of molar extension coefficient। यानी अब आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट क्या, कॉन्सेंट्रेशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। 1.52 मल्टीप्लाइड बाई एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर और 0.75 डिवाइड, ये समीशन है 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 260 नैनोमीटर। यानी कि अगर आपने किसी प्रोटीन का सैंपल लिया हुआ है तो दो रीडिंग लीजिए। 280 नैनोमीटर पे उसका एब्जॉर्बेंस क्या आ रहा है, सॉरी एब्जॉर्बेंस क्या आ रहा है, और एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर पे क्या आ रहा है। दोनों की वैल्यू जो आपको निकल करके आ रही है 1.52 मल्टीप्लाइड बाई एब्जॉर्बेंस एट 280 माइनस, ठीक है, माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्बेंस एट 260। इसमें कहीं कोई सीक्वेंस वगैरह का तो कोई चर्चा ही नहीं है। आप किसी भी अननोन प्रोटीन को निकाल करके और इस रीडिंग के थ्रू, ये आज अगर आप 2020-21 में काम कर रहे हैं तो यही काम किया जाता है आज के दिन में, ठीक है। लेकिन ये चीज भी जानना जरूरी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बहुत सारे सैंपल्स हैं जिसमें आप फार्मास्यूटिकल में जब आप काम कर रहे हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहे हैं तो कई सारे क्रोमोफोर्स का ऑलरेडी पता होता है। तो कैलकुलेशन के टाइम में जानने में उस वक्त आप ये नहीं कहिएगा कि सर हम लोग को क्रोमोफोर वाला फॉर्मूला नहीं पता है, हम लोग को सिर्फ एब्जॉर्बेंस वाला पता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक सिंपल फॉर्मूला दिया गया हुआ है जहां पे आप चाहें तो प्रोटीन का और बाकी चीजों का आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हम आपको यस क्यों सर। हम आपको ये बात क्यों बताएं, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन के बारे में बता रहा है। फार्मास्यूटिकल्स में सिर्फ प्रोटीन की रीडिंग नहीं की जाती है। तो ये वाला जो मेथड है फार्मास्यूटिकल में प्रोटीन के अलावा और भी कई सारे केमिकल्स है वहां पे अप्लाई किया जाएगा। जबकि प्रोटीन अगर आपके पास में है, पर्टिकुलरली आपको पता है कि हम प्रोटीन पे, पैरासीटामोल का, तो पैरासीटामोल का एक्सटेंशन कॉफिशिएंट पता है और मोलर कंसंट्रेशन पता है, लेकिन पैरासीटामोल का ये नहीं पता है कि 280 होता है कि 260 होता है। तब ये वाला फॉर्मूला पैरासीटामोल पे तो काम नहीं करेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, इसलिए दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा जब कभी भी भगवान करे, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सब फार्मेसी वगैरह में ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। शशांक भैया हैं, चाहे मनु भैया, सानंद मनु भैया लोग हैं, ये लोग सब लोग फार्मेसी को ज्यादा ज्वाइन किए हुए हैं सब जगह। तो ये सारा कैलकुलेशंस वहां पे आपको काम आने जा रहा है। The other commonly used application to determine the concentration of a protein in a sample make use of colorimetric assay based on the chemicals, that is Folin, biurate, ठीक है। ये अलग अलग तरह comessi brilliant blue है, binding to a protein group। Concentration determination in these cases require a calibration curve measured with a protein standard, usually bovine serum albumin। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं अननोन प्रोटीन के लिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, फॉलिन कॉलकटूस रिएजेंट, बायूरेट मेथड और कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू, ठीक है, लॉरीज ब्रैडफोर्ड रिएजेंट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन का इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन पे उसकी ओडी का एक ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया ओडी लैम्डा वैल्यू, और यहाँ पे हो गया कॉन्सेंट्रेशन, और इसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ बना करके सेम एक्सपेरिमेंट अननोन प्रोटीन का निकालते हैं। और जब ओडी अननोन प्रोटीन का निकलेगा तो वो कॉन्सेंट्रेशन वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अननोन प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो ये एक अलग मेथड है जो आप शायद एमएससी में जाइएगा, एमएससी में शायद नहीं, एमएससी में जाइएगा तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ना, फॉलिन कॉलकटूस बायूरेट बायो या बाई जो भी है, पता नहीं कौन है, कॉनिनिक एसिड है, मैंने इस पे काम नहीं किया। ब्रोकोमेसी ब्रिलियंट ब्लू है, लॉरीज मेथड है, लॉरीज मेथड है, और ब्रैडफोर्ड, ठीक है। लॉरी और ब्रैडफोर्ड रिएजेंट टेस्ट सबसे ज्यादा रिसर्च में यूज किया जाता है जब आप इसको ये कर रहे होते हैं, एस्टिमेशन अगर करना है तो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। तो मैंने एक चीज बताया कि आपको कोई भी सैंपल जो अननोन है आपके लिए
सॉरी प्रोटीन नहीं है आपके लिए, तो आप एक्सटेंशन कोएफिशिएंट जैसे पैरासीटामोल का एक एग्जांपल दिया, वो भी जानते हुए आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि आपके पास अगर प्रोटीन है तो बहुत आसानी से ये मेथड और इन सारे मेथड का स्टैंडर्ड ग्राफ बना करके भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डीएनए सैंपल? तो अगर कोई भी डीएनए का सैंपल है एक्वस सॉल्यूशन में, डीएनए का सैंपल है यानी कि टीई बफर में आपने डीएनए का सैंपल रखा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि उसका जो डीएनए है, आपका डीएनए आइसोलेट हुआ है, ये तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता लगा लिए, लेकिन जो टीई सैंपल में डीएनए कितना है ये आपको पता नहीं है। तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी डीएनए कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आपको पीसीआर परफॉर्म करना पड़ता है। कितना डीएनए है उसके हिसाब से आपको लोड करना पड़ेगा कि उसमें प्राइमर वाइमर कितना डालना है। तो अननोन सैंपल में एक्वस सॉल्यूशन में अगर डीएनए है तो उसको कैसे निकाल लेंगे? So as we have seen above, the genetic base have the absorption band of UV visible region, and thus the concentration of DNA sample can be determined spectrophotometrically. तो आप 200 जो भी नाइट्रोजिनस बेसेस हैं 260 नैनोमीटर पे उसका रिजल्ट दे रहे होते हैं, assuming that a prior nucleotide has a molecular mass of 660 ग्राम पर मोल। कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड है उसका 660 ग्राम पर मोल जो है वो आपका एक मॉलिक्यूलर मास पता है, तो एब्जॉर्बेंस ए ऑफ ए सॉल्यूशन विद द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट 260 नैनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास कंसंट्रेशन। तो अगर हम लोग को ये पता है कि न्यूक्लियोटाइड का इतना मॉलिक्यूलर मास है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप आसानी से डीएनए का 260 नैनोमीटर पे रीडिंग ले लीजिए, यानी कि आपने जो भी एपेंडॉफ में डीएनए निकाला है उसको निकालो और 260 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस इसका कोई भी वैल्यू ले लो और इस वैल्यू को यहाँ पुट करो 50 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ये डीएनए की वैल्यू जो है वो आपको पता चल जाएगी। समझ में आएगा? यस सर। ठीक है। दिस इज अगेन अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको डीएनए का एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है तो आपको सिंपली कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए बताया जाएगा। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ के छोड़ सकता हूँ यहाँ पे कि आप अगर आरएनए, ये तो डीएनए का केस हुआ, आरएनए के केस में ये 50 माइक्रोग्राम का वैल्यू कितना चेंज करता है, पता चल जाएगा? सर बना के देखते हैं। ठीक है। The ratio 260 by 280 is an indicator of the purity of DNA solution and should be in range of 0.1 to 2.0। अगर आप डीएनए आइसोलेट किए हुए हैं और वो प्योर डीएनए है तो 260 का रीडिंग और 280 का रीडिंग 1.8 से 2.0 होना चाहिए। अगर इससे इस रेंज में आ रहा है तो वो आपका प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए आइसोलेटेड कहा जाएगा। क्लियर है? यस। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है।